Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our chemistry class. हमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीजें टिल फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल कवर कर लिया था। इसके बाद हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लिया था, जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली इक्वेशंस हमने पढ़ा था, जिसका जस्टिफिकेशन हमने बोर मॉडल के थ्रू भी दिया था। आज हमारा एक और नेक्स्ट स्टेप है और वो नेक्स्ट स्टेप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बोलने का मतलब, अगर आपको याद आ रहा है बोर का फेल्योर ऑफ बोर मॉडल, तो वहां हमने लिखा था कि बोर कुड नॉट एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हमने वहां पे ये बात बता दिया था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। सो टुडे इज द डेट where we are learning uncertainty principle, or it is known as Heisenberg's uncertainty principle. अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो वहां पे नहीं बताया गया था, अब यहां बताया जा रहा है। जो एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रहे हैं वो बोर नहीं दिए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वी आर सेपरेटेड नाउ फ्रॉम बोर्स मॉडल। तो एक नया साइंटिस्ट है, नाम है हाइजेनबर्ग्स। उन्होंने एक प्रिंसिपल लाया, नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आगे समझ में आ जाएगा। सो लिख रहा है यहां पे, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवन मोमेंट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम के ब्रैकेट में वेलोसिटी लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया। सुनिए यार ध्यान से। नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन will revolve around the nucleus not only in circular path but also in elliptical path. Yes or no? कौन बोला था? समरफील्ड, याद आ रहा है? स्पेशल केस ऑफ इलिप्स इज सर्कल, तो इलिप्टिकल पाथ में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ही चलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसा भी चल सकता है, बिकॉज इट हैज वेव नेचर। डुअल नेचर पार्टिकल नेचर होगा तो सीधा सीधी ऐसे चलेगा, और वेव नेचर होगा तो ऐसा चलेगा। अब बात को समझने का कोशिश करना। हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट आया और वो बताया, चलो ठीक है बोर भाई साहब, बहुत सारे कैलकुलेशंस तुमने करके बताया, जरा ये बताओ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे घड़ी देख करके बताया कि इस टाइम पे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां है इस एटम में। कोई भी एक स्पेसिफिक एटम ले लो आप, आपका मर्जी के हिसाब से। चलो हाइड्रोजन एटम ही ले लो, हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, और इस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अभी कहां है जरा बताओ फटाक से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हाइड्रोजन का पोजीशन ढूंढने के लिए निकला गया तो यह देखा गया कि हाइड्रोजन में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो कहीं रुका हुआ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहता है, मूवेबल है। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह रोक ही नहीं सकते हो तो उसका पोजीशन कैसे निकालोगे? और अगर मान लो रोक दिए और पोजीशन निकाल लिए, तो उस सिचुएशन में बोला जा रहा फिर आप उसका वेलोसिटी को नहीं निकाल सकते हो। मने ये इसका कहना है, इसका कहना इस पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवन मोमेंट। एट एनी गिवन मोमेंट मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। बोथ द मतलब दोनों चीज, कौन सा दोनों चीज? पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन को या मोमेंटम को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं और हम चाहे तो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे दोनों एक साथ बता दो जरा, तो दोनों एक साथ बताया जाना पॉसिबल नहीं है। कि जब आप बोल रहा है कि जब आप पोजीशन निकालेंगे ना तो मोमेंटम आप एक मिस्टेक करेंगे, और जब आप मोमेंटम निकालेंगे ना तब आप पोजीशन में मिस्टेक करेंगे। कोई एक चीज में तो मिस्टेक करना ही करना है आपको, ये बात का गारंटी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से रिपीट कर रहे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। हम कहना चाह रहे हैं, हाइजेनबर्ग का कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन न्यूक्लियस के अराउंड कहां है और उसका मोमेंटम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक साथ नहीं निकाला जा सकता है, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई at any given moment both the position and momentum of an electron। ब्रैकेट में वेलोसिटी क्यों लिखा हुआ है? आगे बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई वेलोसिटी होगा तभी तो मोमेंटम होगा। कहां से आ रहा है मोमेंटम?
मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसके बारे में बात करेंगे। बोले क्लियर, समझ में आ गया है, स्टेटमेंट समझ में आ गया हाइजेनबर्ग का। अब ये बात बता रहे हैं, इसका नाम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों पढ़ा, क्योंकि यहां पे यही बात हो रहा है कि पोजीशन निकाल नहीं सकते हैं सही से, मोमेंटम निकाल नहीं सकते हैं सही से। मतलब क्या है, जो भी कैलकुलेशन करने जा रहा है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी मतलब समझ में आ रहा है, फिक्स चीजें हैं, ऐसा नहीं है इसमें, क्या है, फिक्स चीजें नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी। तो ये पाया गया कैलकुलेशन से, उन्होंने ही ये कैलकुलेट करके बताया। क्या मैथमेटिकली हमने यहां लिखा, इस इक्वेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा, हर किताब में लिखा हुआ है, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, समझिए। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यहां लिखा हुआ है मैथमेटिकली, इस चीज को आपको लिखना है, लेकिन इसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप पोजीशन, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन, समझ में आ रहा है, यहां लिख रहा है डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप पोजीशन निकालने जा रहे हैं, पोजीशन निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, उस समय जो आपका अनसर्टेनिटी मतलब मिस्टेक है, और जो मोमेंटम निकालने जा रहे हैं उस समय आपका जो मिस्टेक है, उन दोनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो कम से कम मिनिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ मतलब क्या है, मिनिमम। इतना तो मैथ्स पढ़े होगे, इनइक्वालिटी पढ़ लिए हो आप लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो रहा था मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, कम से कम आप कितना मिस्टेक करोगे, h बाई 4 पाई का। अब h बाई 4 पाई कितना है आप निकाल सकते हो, h का वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये 4 पाई एक वैल्यू है, तो समथिंग एक वैल्यू है, जो भी चीज है ये वैल्यू है। इतना मिस्टेक तो आप करोगे ही करोगे, इनका कहना है, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, मिनिमम इतना करोगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम एरर दैट यू विल डू इन फाइंडिंग पोजीशन एंड मोमेंटम एट वंस। एक साथ पोजीशन और मोमेंटम निकालते समय आप इतना मिस्टेक तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, ये कहना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन निकालने में जो आप मिस्टेक कर रहे हैं। व्हाट इज डेल्टा बी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम निकालने में जो आप मिस्टेक कर रहे हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट करने से h बाई 4 पाई मिनिमम आप करेंगे गलती। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, सिंस, ध्यान दीजिएगा, ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है जिसे लिखे हैं आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है ना सर, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे डेल्टा पी चूंकि लिखा हुआ है इसीलिए हमने डेल्टा भी लिखा है। व्हाट इज डेल्टा भी हियर, डेल्टा भी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डब्ल्यू वी सॉरी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसमें जो आप मिस्टेक करेंगे वो है ये। इसका मतलब इस चीज को यहां पे पुट किया जा सकता है। सो नाउ वी आर पुटिंग हियर डेल्टा एक्स डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा भी। कई बच्चों को तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एम काहे नहीं लिखे, डेल्टा भी लिख दिए खाली। तो उन बच्चों को हम कह रहे हैं हाथ में थूकिए और डूब के मर जाइए, उससे ज्यादा और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करना है, जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि मास तो भाई चेंज नहीं हो रहा है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास बदल दोगे क्या, इलेक्ट्रॉन का मास निकालने में गलती कर दोगे तुम, नहीं ना। क्या गलती कर सकते हो, उसका वेलोसिटी निकालने में गलती कर सकते हो। इसलिए एम में डेल्टा लिखने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा क्या। यहां पे आप इसको डेल्टा एक्स डेल्टा भी और एम को इधर लेके जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई एम, ये भी तो लिखा जा सकता है। सो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। अगर आपसे मान लीजिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूला को लिखिएगा। इस फॉर्मूला को लिखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। उस समय ध्यान रखिएगा, जिस समय आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है उस समय आपको यह फॉर्मूला देखना होगा, h बाई 4 पाई एम। यहां मिनिमम मिस्टेक कितना होने वाला है, h बाई 4 पाई एम। किसका मिस्टेक, ना पोजीशन और वेलोसिटी में जो मिस्टेक होने वाला, अनसर्टेनिटी होने वाला है, तब ये होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से लिखिएगा इस चीज को, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। यहां दो इक्वेशन हमने बताया, ये है आपका पहला इक्वेशन और ये रहा इसका आपका दूसरा इक्वेशन। यहां पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम दिख रहा है, यहां अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन वेलोसिटी दिख रहा है, क्लियर है। एक और इक्वेशन लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक आपका बोर्ड्स के सिलेबस में है।
इसके बाद जो हम चल रहे हैं ये एडवांस है, ध्यान रखिएगा, यहां तक आपका बोर्ड्स के सिलेबस में सारे बुक में लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलेंगे। इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो पक्का उसके पास एनर्जी होगा, और एनर्जी को अगर आप उस समय मापने के लिए जाएंगे तब भी आप मिस्टेक करेंगे, ये कह रहा है हाइजेनबर्ग का। इतना लेवल आप तक नहीं जाता है कोई भी जनरली, कहां तक लेके चलता है कि पोजीशन निकालने में गलती होगा, वेलोसिटी निकालने में गलती होगा, मोमेंटम निकालने में गलती होगा। बात याद रखिएगा भैया कि अगर किसी के पास मोमेंटम है तो उसके पास एनर्जी है। पता है कि नहीं पता है? आपसे पूछे अगर व्हाट इज एनर्जी तो क्या बोलेंगे जरा बताइएगा। इसके बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर लिखना चाहें, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या आपको कोई फॉर्मूलाज पता है, एनर्जी का रिलेशन पता है मोमेंटम के साथ? इस समय इस सिचुएशन में हम एक और टर्म डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या है? डेल्टा ई। क्या है ये? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। कोई दिक्कत? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। एक और टर्म डिक्लेयर करेंगे, टाइम। टाइम को भी डिक्लेयर करना होगा, डेल्टा टी। अनसर्टेनिटी इन टाइम। टाइम में भी मिसमैनेजमेंट होगा। आप मान लीजिए जिस समय चेक करने के लिए जा रहे हैं ना, थोड़ा देर के लिए वो चेंज हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी इन टाइम भी है यहां पे। चूंकि एनर्जी रोल में आया है ना तो टाइम रोल में आएगा, कारण है इसके पीछे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, अगर देखना होगा तो थोड़ा देर बाद हम बताएंगे इस चीज को, पहले आप नोट करते चलेंगे। क्या लिखेंगे? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम। Uncertainty in energy into uncertainty in time is greater than equal to h by 4 pi. Same is greater than equal to h by 4 pi. Is greater than equal to h by 4 pi. यहां से यहां कैसे गए समझ पा रहे हो कोई कुछ? अगर ये m इधर चला जाए तो मोमेंटम था, क्या मोमेंटम के साथ कोई एनर्जी का रिलेशन आप जानते हैं? एनी रिलेशन? P by C। P by C ये कौन सा रिलेशन है? E इक्वल टू एच न्यू, ये पता है। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये पता है। और तुम जो बोल रहे हो वो लेमडा का फॉर्मूला बता रहे हो, h बाई पी होता है, लेमडा इक्वल टू h बाई पी होता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यही था फॉर्मूला किसका ना, हाइजेनबर्ग, सॉरी डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वाला वेवलेंथ का। क्या आपको इन दोनों का रिलेशन कुछ पता है? इसके बारे में डिस्कस अभी करते हैं। अगर आपको यहां से यहां देखना है, लेकिन काम का चीज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझ में आया क्या? एक बार रिपीट करें हम इस चीज को। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एट वंस एक साथ निकालने जाएंगे तो मिनिमम आप कितना h by 4 पाई का मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, अनसर्टेनिटी रहेगा आपका कैलकुलेशन में। मोमेंटम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा भी लिख सकते हैं। m को उधर लेके जाएंगे तो ओनली डेल्टा भी बचेगा, तो आप लिख सकते हैं जब हम पोजीशन और वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आता है वो कितना आता है? मिनिमम h by 4 पाई m का आता है। और यही अनसर्टेनिटी अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना चाहे तो ये लिखना होगा डेल्टा ई डेल्टा डी, दैट इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज मिनिमम h by 4 पाई। मिनिमम है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? मिनिमम होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो इसके साथ इसका रिलेशन हम ट्राई करते हैं स्टैब्लिश करने का, ताकि आपको बेटर ज्यादा समय तक याद रहे, और कुछ नहीं, काम हो चुका है यहां तक। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टार्टिंग यहां से किया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मतलब चेंज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में जो मिस्टेक होगा मिनिमम h by 4 पाई होगा।
और हमने इस चीज को एनर्जी के टर्म पे भी लिख करके दिखाया। अब इस चीज को हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोजीशन को एज इट इज रखें और यहां जो आपको दिख रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। और अगर इस चेंज इन मोमेंटम को चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए, अरे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, इतना मैथमेटिक्स तो आपको भी समझ में आ रहा है। अरे 2 से गुना करेंगे 2 से डिवाइड भी करना होगा। यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एज इट इज जैसा है वैसा रह जाएगा, तो h बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई। यहां तक आ रहा कि नहीं, जरा देख लो भाई लोग, आ रहा। सी व्हाट चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्लास 9 वाला बच्चा जानता है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। यस और नो? आप जो F इक्वल टू एम ए प्रूफ किए हैं ना बचवा लोग, F इक्वल टू एम ए, जिसे आप सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं, एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली यही है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। F इक्वल टू एम, ए की जगह क्या लिखोगे, v माइनस यू बाई टी। अब तुम इसको क्या लिखोगे, एम भी माइनस एम यू बाई टी। व्हाट इज इट? mv is momentum, mu is momentum, this is change in momentum. Change in momentum is delta p by change in time. टाइम भी चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, टाइम चेंज हो रहा होगा, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। F इक्वल टू एम से ही हमने निकाला है। सो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स इफ दिस इज अ फोर्स, if this is a position and this is a time, change in time is greater than equal to h by 4 pi. Now look at this, force into displacement. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे पोजीशन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन होता है कि नहीं होता है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और अगर ये वर्क डन होता है बच्चा, तो यही वर्क डन ही तो एनर्जी है भाई। समझ में नहीं आ रहा? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। जो वर्क करने का कैपेसिटी है आपके पास, वही तो एनर्जी है। तो इस वर्क के जगह आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी लिख सकते हो। तो हमने यहां पे क्या लिखा था, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। बोलो, पेट में दर्द खत्म हुआ? क्लियर है कि नहीं है? हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बोल दिया था कि बातें वहीं पे खत्म हो चुकी थी। कुछ पेट दर्द जिनको हो रहा था, उनका पेट दर्द खत्म करने के लिए ये बातें हमने किया, और कुछ नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका यहीं पे थ्योरी खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो हम कराएंगे आगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर पढ़ लिया है, दैट इज इसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। ये बातें अगर नहीं पता है तो ये पढ़ना अभी बेकार होगा। तो पहले उस वीडियो को देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए हैं तो आइए पढ़ते हैं। It was given by Irwin Schrödinger in 1926. साइंटिस्ट का नाम है इरविन स्कॉडिंगर। उन्होंने एक इक्वेशन बना करके दिया हमें। कब दिया? 1926 में। और ये जो इक्वेशन बना के दिया, ये इस बात पे बेस्ड था, लिख रहा एंड बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मजेदार बात है, और ये मानना पड़ेगा अब तुमको कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सीधा चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन वेव बन के भी चलेगा, ऐसा चलेगा। क्लियर है कि नहीं? ये मानता है, ये बात स्कॉडिंगर ने ये बात माना है और मान करके इक्वेशन को दिया है। इसका वैलिडेशन कितना बढ़िया है, समझ पा रहे हो? डुअल नेचर को माना है ये कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर को कंसीडर करते हुए इन्होंने इक्वेशन बनाया है। क्लियर है? इक्वेशन किस चीज पर आधारित है, क्या देता है हमें, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है इन इट इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज अ 3-dimensional wave in the electric field of a positively charged nucleus। क्या आप लिख चुके हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम कुछ हिस्सा इसका मिटाने वाले हैं समझाने के लिए। तो चलिए इस बात को समझते हैं। हमने सेकंड लाइन पढ़ दिया, फिर पढ़ रहे हैं इन इट इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज अ 3-dimensional wave। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक 3-dimensional वेव है। अरे वेव है, पहले बात तो समझते हैं, वेव कैसा है, ऐसा ऐसा ना। और ये बोल रहा है क्या है? 3-dimensional वेव है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ भी चलेगा, वाई एक्सिस की तरफ भी चलेगा और जेड एक्सिस की तरफ भी चलेगा। 3-dimensional वेव है ये।
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। क्या ये 2 पॉइंट्स हम मिटा सकते हैं? 2 पॉइंट को मिटा रहे हैं, यहां पे कुछ हमें समझाना है, डायग्राम वगैरह बनाएंगे तभी आपको मजा से समझ में आएगा। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हमने एक एटम बनाया, अरे नहीं बनाया, अभी बनाएंगे, ध्यान दो। ये रो, ये एटम का न्यूक्लियस बनाया, दिख रहा? इधर हम एक्स एक्सिस बना दिया, इधर हम ऊपर की तरफ हम वाई एक्सिस बना दिया, और ये आपका जेड एक्सिस बना दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द बोर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम कह रहे हैं, ध्यान से समझना, कि अगर कोई प्लस चार्ज है, दुनिया में कोई भी चार्ज है, तो उसके चारों ओर क्या होता है, आपको बात पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर एक फील्ड होता है, जिसे आप क्या कहते हो रे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक। और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में होता है। ये क्लास 10 में इतना बातें तो आपने पढ़ा है। तो अगर एक एटम का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस से हमेशा बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। यस और नो? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा एक उसके साइड में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि हमेशा टुवर्ड्स बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ जाओ, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल वेव के जैसा काम करता है। किसके जैसा? 3 डायमेंशनल वेव के जैसा ये नाचता है। इधर किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस के। इधर किधर वाइब्रेट कर रहा है यार? वाई एक्सिस पे। और इधर जेड एक्सिस पे। मतलब सर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और ये 3 तरफ कैसे जा सकता है? नको, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि तीनों में से किधर भी जा सकता है। हम नहीं कह रहे तीनों तरफ जा रहा है, अरे तीनों में से किधर ही एक तरफ ही जाएगा ना, बट चांस तीनों तरफ जाने का है। हो सकता है एक्स के तरफ जा, हो सकता है वाई की तरफ जाए, हो सकता है जेड की तरफ जाए, लेकिन वेव बन के जाएगा। समझ में आ रहा? 3 डायमेंशनल वेव का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल वेव का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, एक्स की तरफ भी जा सकता है, वाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? सुनो ध्यान से, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा रहा है, क्लास 12 में पढ़ना है, मान ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाता है, लेट दिस बी अ चार्ज हियर, तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? उस पर फोर्स लगता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही फोर्स लगेगा। और आपसे मैं कह रहा हूं, अगर आपको क्लास 10 में नहीं पता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू ई। आपसे अगर कोई पूछे कि कितना फोर्स लग रहा, तो आप बोलेंगे क्यू ई फोर्स लग रहा। क्यू मतलब चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन ये बंदा अगर नेगेटिव चार्ज हो, बच्चा सुनो ध्यान से, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? अभी भी उतना ही लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई ही फोर्स लगेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नाउ सी, आपको पता है इस चार्ज के न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अरे लिख दे क्या? अभी भी समझ में नहीं आया? ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो बोल जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर जाएगा कि उसका ऑपोजिट जाएगा? उसका ऑपोजिट जाएगा। अभी तो बात किया हमने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाना हो? उसका उल्टा तरफ। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहेगा? अंदर की तरफ, मतलब किधर? न्यूक्लियस के तरफ। यस और नो? किधर आना चाहेगा? न्यूक्लियस के तरफ आना चाहेगा। तो हमने तो अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन सर ऐसे चलता हुआ इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, इधर जा सकता है। नहीं नहीं, असल बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्स के तरफ से न्यूक्लियस के तरफ आ सकता है, वाई से एक्स न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है, या जेड से न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है। सच बात यह है। गेटिंग माई पॉइंट? ये बातें कोई नहीं बताएगा रे, सच बता रहे तेरे को, कसम खा के बता रहे, ये बातें तेरे को कोई नहीं बताएगा। ऐसा बात नहीं किसी को नहीं पता इसलिए नहीं बताएगा। इतना बताने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इतना बताने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब तीनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अटैक कर सकता है, आ सकता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम। देखिए एक लाइन पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो, चांस भी लिख सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट around the nucleus can be determined by the help of Schrödinger's wave equation। हमने अभी क्या बोला कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन x के तरफ से न्यूक्लियस में आए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन y के तरफ से न्यूक्लियस में आए, हो सकता है z के तरफ से न्यूक्लियस में, किधर से भी आ सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन चांस बता दिए किधर से आ सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि किधर से आ रहा है? तो उसके लिए स्क्रॉडिंगर बता रहा है, सुनो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कि कहां पर है, कैसे निकालोगे? तो बोल रहा मैंने एक इक्वेशन दिया है, चल इस इक्वेशन को पढ़ ले, इस इक्वेशन की मदद से तू ये निकाल पाएगा कि यहां कितना चांस है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आए, यहां कितना चांस है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आए, यहां कितना चांस है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आए, तू निकाल पाएगा। समझ पा रहा कि नहीं आ रहा है? स्क्रॉडिंगर बोल रहा है तू निकाल पाएगा मेरे इक्वेशन के हेल्प से ये बात कि किधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आराम से निकाल पाएगा, इसका कितना पॉसिबिलिटी, कितना चांस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फिर से पढ़ रहे हैं, द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन कहां पर है एग्जैक्टली, ये बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी, उसका चांस कितना है ये बताया जा सकता है। ये बताया जा सकता है किसके हेल्प से? कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर का वेव इक्वेशन के मदद से हम ये बात पता कर सकते हैं कि कितना चांस है किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन के रहने का, पॉसिबिलिटी कितना है। समझ में आ रहा? वैसे ये बात तो पता है न्यूक्लियस के चारों ओर ही होगा और कहीं पे भी होगा, लेकिन किसी एक जगह पर जाकर के आप चेक कर सकते हो कि कितना चांस है यहां इलेक्ट्रॉन के रहने का। एंड दिस इज नोन एज स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। दिख रहा है? भले दिख रहा है, फिर से एक बार लिखते हैं ताकि आप लोग फिर से लिख पाए, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे बस। क्लियर है कि नहीं? यहां लिखा हुआ है d2 psi by dx स्क्वायर प्लस d2 psi by dy स्क्वायर प्लस d2 psi by dz स्क्वायर। ये जो आपको तीर का त्रिशूल जैसा लग रहा है ना, वो क्या है? साई है, साई। अगर आप लिखना चाहें तो लिख के रख लीजिएगा, दिस सिंबल इज साई, PSI, ओके, साई है, चाइनीज सिंबल है। आगे बात करते हैं, यहां पे क्या है? 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। हर चीज के बारे में यहां लिखा हुआ है, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, बट इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर लिखना चाहूंगा बोलते हुए, ताकि आप भी याद कर लें। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाई dy स्क्वायर प्लस d2 psi बाई dz स्क्वायर, उसके बाद 8 पाई m, यही है ना, 8 पाई स्क्वायर m, यस और नो, 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर, और यहां पे है गया e माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। ये है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो बातें लिखा हुआ है इस चीज को एक एक करके हम समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? 2 बार लिख दिए, ये बातें पढ़ लिया, ये बात क्या लिखा हुआ था। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि इस न्यूक्लियस के अराउंड में यहां पे कितना चांस है इलेक्ट्रॉन होने का, यहां पे कितना चांस है, यहां पे कितना चांस है, ये चांस निकाल सकते हो आप इसके मदद से। क्लियर है? ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे तो हम इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए बच्चा लोग, क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है? क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है? हाँ, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, इस तरह से पढ़ा होगा, dy बाई dx। मतलब इसका क्या है ना, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपने पढ़ा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? अगर हम इस चीज को ऐसे लिखें ना, d2 y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
भाई dy बाई डी एक्स का मतलब तो आप समझ चुके हैं ये है, और d2y बाई डी एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब चेंज इन y होता है, और d2 डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है चेंज इन dy बाई डी एक्स होता है। क्या लिखेंगे यहां पे? अरे चेंज इन dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x होता है। dy बाई डी एक्स में जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखते हैं? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये चीज अभी हम लिखे थे, फिर एक बार लिख देते हैं अगर आप चाहें तो ना। dy बाई डी एक्स, बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसी चीज को ऐसा लिखा जाता है शॉर्टकट में। y में चेंज करना है तो dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स में चेंज करना है तो dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? और इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सुनो ध्यान से, ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है, बट दिस डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। किसी को चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मिटा देंगे अभी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कुछ नहीं, मतलब एक चीज को आप दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देकर के इस चीज को हम समझाने का प्रयास करते। ये समझ में आ गया है बच्चा? अब आगे समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको यह बात पता है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। नहीं पता है? dx बाई dt क्या होता है? छी। अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? ये बात तो आना चाहिए कम से कम यार, कि अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ये तो फिजिक्स का टीचर आपको बताएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? तो बोलेंगे सर एक्सेलरेशन। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। बच्चा से जान रहे हैं हम। चलो ध्यान दो, यहां पे डी लिख रहे हैं और इस भी के जगह में, ये भी के जगह में ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। बोलो हाँ कि ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे इस भी के जगह में हमने क्या लिखा है? इस भी के जगह में ये वाला लिख दिया। क्या प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ए के जगह ए लिख दिए, और हम कह रहे हैं इस चीज को कैसे लिख सकते हैं बच्चा? ना d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो पेट में दर्द खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। d2x बाई डी टी स्क्वायर को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, अगर इसी x को दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, एक ही चीज को दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी दिया, अगर दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। आप बोलेंगे सर यहां वेलोसिटी को किया था, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया पोजीशन से, क्या प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से, वही काम यहां पे कर रहे हैं। बोलो क्लियर है ये बात है? तो यहां इस बात से ये बात क्लियर है कि हम जो यहां पे ये चीजें लिख रहे हैं, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 साई बाई डी वाई स्क्वायर और d2 साई बाई डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। किसी एक चीज को दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और वो कौन सा चीज है? साई है। समझ में आ रहा है? यहां क्या लिखा हुआ है? d2 x बाई डी टी स्क्वायर, मतलब x को दो बार डिफरेंशिएशन किया है। यहां पे लिखा हुआ d2 साई बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब यहां पे क्या है? बोलो जरा। साई को दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं। बोले सर स्टाइल से ऐसे क्यों लिखे हैं? उसका मतलब समझाएंगे। आप सिंपल डी भी लिख करके अभी आप कैलकुलेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टाइल से जो डी लिखने का तरीका है, इसका कारण है, ये बताएंगे आगे। ये मैथमेटिक्स का बात है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ केमिस्ट्री का बात नहीं है, ये मैथमेटिक्स चल रहा है भाई। वेव इक्वेशन बना रहे हैं हम। क्लियर है? समझ में आ गई? ये तीन चीजें क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है। किसका है? साई का है। क्लियर? अब देखो साई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बार, इधर x डायरेक्शन में, एक बार
वाई डायरेक्शन में, एक बार जेड डायरेक्शन में। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी यह बात पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और ये 3 डायमेंशनल वेव है। कैसा वेव है? मतलब किधर से भी न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है। समझ में आ रहा? एक्स के तरफ से आएगा, वाई के तरफ से आएगा, जेड के तरफ से आएगा, किधर से भी आ सकता है। तो हमें जो इक्वेशन बनाना चाहिए उसमें तीनों वेरिएबल्स को रखना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो इलेक्ट्रॉन कहां पर है। समझ में आ रहा? आपको पता है कि एक्स की तरफ है तो वाई और जेड को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्स को लिखिए। आपको पता है क्या? नहीं ना। आपको पता है ये अगर एक न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और अगर कहीं पर भी है तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में तीनों एक्सिस को कंसीडर करना पड़ता है, दैट इज एक्स, वाई और जेड। इसीलिए साई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के टर्म पे भी और वाई के टर्म पे भी और जेड के टर्म पे भी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? इसलिए यहां लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, एक्स, वाई एंड जेड आर 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस तो बीच में है और तीनों एक्सिस बनाना पड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में कहीं पर भी हो सकता है। बोलिए क्लियर है? समझ में आ गया है यहां तक? अब आगे ध्यान दीजिएगा। मतलब यह है कि सर अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इधर, इधर और इसके बाहर की तरफ तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इधर बना दे रहे हैं, किधर भी हो सकता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या है कि यहां पे है, कितना चांस है, उस चांस को निकालने के लिए ये इक्वेशन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे कौन क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड के बारे में तो बता दिए, ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एम क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी है इलेक्ट्रॉन उसका मास। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन, उसका मास है। एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट, यहां पे पाई स्क्वायर था, ठीक है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ई इज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ई क्या है? टोटल एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितना है? याद है कि नहीं फॉर्मूला टोटल एनर्जी का? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लो, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। नाउ भी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है भी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन आपको पढ़ाया हुआ है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर देंगे तो हम टोटल एनर्जी पा लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, भी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ई माइनस भी क्या है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है इस जगह पे। इसका मतलब है साई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इस बात को समझना जरूरी है, बच्चा ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वेव बनाते हुए आ रहा, किधर से आ रहा? एक्स एक्सिस की तरफ से, मान लेते हैं। क्लियर है? तो साई क्या है? ये साई ये है कि इलेक्ट्रॉन कितना नाचते हुए आ रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब समझते हो? ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? एंड ऑल विल बी सेम। साई समझ में आ रहा है क्या है? साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जिस वेव से होते हुए ये आ रहा उसका एम्पलीट्यूड क्या है। क्लियर है कि नहीं है? इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, नाम है ऑल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। इसका क्या नाम है? वेव फंक्शन। साई इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। एक्चुअली में क्या है? तो वेव का एम्पलीट्यूड है, वेव का एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा? कितना ऊपर गया वेव या कितना नीचे गया वेव, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका स्पेशल नाम क्या है? स्पेशल नाम है वेव फंक्शन। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब सुनो, ये जो स्टाइल मार्क है डी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सिंपल डी ऐसा क्यों नहीं लिखे? ऐसा डी क्यों नहीं लिखे? हमने ऐसा डी क्यों लिखा? तो यहां लिख दिए हैं, क्या लिखा हुआ है? ये डी का मतलब क्या है? फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव जो लिमिटेड ना हो, जो लिमिटेड ना हो। अब जैसे कि हमने अभी आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा है, ऐसा नहीं है। अभी हमको दिखाए थे, आपको दिखाए थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो कि कोई एक्सिस नहीं है।
क्या कोई एक्सिस है? ये कोई एक्सिस नहीं है, ये तो एक्स और वाई के बीच में है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मतलब ये है कि आप अभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि एक्स में ही आएगा, वाई में ही आएगा, कि जेड में ही आएगा। आपके पास जो चेंज है वो अनलिमिटेड चेंज है, आप यहां पे फिक्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस लाइन के ऊपर में जो बातें लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यू आर नॉट श्योर येट दैट इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर और हेयर। गेटिंग माई पॉइंट? प्रोबेबिलिटी है ये। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन इस साई के बारे में हमें और भी डिटेल में पढ़ना चाहिए, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपने अभी स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन को लिखा था, उसको सिंपली इस तरह से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। वो जो d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाई dy स्क्वायर प्लस g2 साई बाई dz स्क्वायर था, उसके जगह पे एक ऑपरेटर आता है, नाम है लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्या नाम है? लैप्लेसियन ऑपरेटर। उल्टा ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? उल्टा ट्राइंगल लिखो, स्क्वायर दो। स्क्वायर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि d2 साई था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर d साई बाई dx होता ना सिर्फ, तो क्या लिखते हैं? ओनली लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर इक्वल टू क्या होता है? डी साई, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहां पे वेव फंक्शन है। साई क्या है? वेव फंक्शन है, बाई डी एक्स प्लस डी साई बाई डी वाई प्लस डी साई बाई डी जेड। ये है कहा, ठीक है? क्लियर है? स्क्वायर क्यों किया? समझ में आया? क्योंकि यहां पे क्या है? d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 साई बाई डी वाई स्क्वायर, d2 साई बाई डी जेड स्क्वायर। इसको भी क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे साई स्क्वायर। क्लियर? ये सॉरी, लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर। साई लिखे हैं, साई साथ में लिखने का मतलब यह है कि किसका लैप्लेसियन ऑपरेटर है, किसको आप लैप्लेसियन ऑपरेटर में काम कर रहे हैं, तो साई को कर रहे हैं, तो साई साथ में लिखा हुआ है, साई मल्टीप्लाई में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और यहां जो मटेरियल था भाई वही है 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई। क्लियर है कि नहीं है? इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से सिंपली आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमारा टारगेट अभी क्या है? हमारा टारगेट यह है समझना कि साई का क्या सिग्निफिकेंस है, साई का क्या काम है, और साई स्क्वायर एक नया टर्म आएगा, इसका क्या काम है। आपको बता दूं मैं कि साई से ज्यादा काम का चीज क्या है? साई स्क्वायर। कुछ नहीं, साई निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, साई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो ज्यादा काम का चीज है, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग लगाए हैं हम, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझना जरूरी है। क्या कह रहा है देखिएगा, द वेव फंक्शन साई, वेव फंक्शन को क्या कह रहे हैं हम लोग? साई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वेव के हिसाब से, उसका जो एम्पलीट्यूड है वही क्या है? साई है, जिसे आप वेव फंक्शन कह रहे हो। द एम्पलीट्यूड साई इज दस अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन है। क्या है साई? वेव फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन होता है तो किसी चीज पे डिपेंड करता है, और वो ये जो वेव फंक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। एक तो चीज क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या है? टाइम। स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कि ये वेव किधर से आ रहा है, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन किससे, की जेड डायरेक्शन से। एक बात जो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा बात ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक पहुंचेगा भाई। समझ में आ रहा है? या कितना टाइम तक ट्रेवल कर रहा है भाई। तो यहां हमने लिखा है साई इक्वल टू, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और टाइम को हमने यहां टाइम लिख दिया। समझ में आ रहा है? मैंने एक्स डायरेक्शन से अगर आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, वाई डायरेक्शन से अगर आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, और जेड डायरेक्शन आ रहा है तो भी कितना टाइम लग रहा है। ध्यान रखेंगे, साई क्या है? वेव फंक्शन है। आपसे पूछा जाएगा साई किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे स्पेस कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड, और किस पे? टाइम पे डिपेंड करता है, कितने टाइम लगाया है ये ट्रेवल करने में। आगे बढ़ते हैं, साई का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, बस इतना काम है। आगे बात करते हैं। फॉर सॉरी, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल का लो, दैट मे बी इलेक्ट्रॉन, दैट मे बी इलेक्ट्रॉन। फॉर अ सिंगल पार्टिकल द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, जो आपने वेव फंक्शन लिया था साई, उसका स्क्वायर माना साई स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख दिया है साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट दैट पॉइंट। वाह, बहुत बढ़िया।
साई स्क्वायर एक्चुअली क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मैं कहूं कि ये रहा न्यूक्लियस, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, ये है न्यूक्लियस, ये है। इसके चारों ओर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मान के चलिए यहां है कि नहीं, हमें तो चेक करना है। तो यहां क्या चेक करेंगे जानते हैं? साई स्क्वायर का वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का वैल्यू क्या बताएगा? तो लिख रहा है साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट दैट पॉइंट। कि कितना चांस है उस जगह पर पार्टिकल पाने का। जरूरी नहीं कि यहां न्यूक्लियस है तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन हो, जरूरी नहीं, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर कितना चांस है होने का, यह बता देगा कौन? साई स्क्वायर। ये काम का चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं। इफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, अगर मान लीजिए किसी जगह में, यह जगह मान लेते हैं, इस जगह में साई स्क्वायर मैक्सिमम आ रहा है। अगर साई स्क्वायर मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। उस जगह में इलेक्ट्रॉन पाने का जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो लिख रहा है इफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में जिस जगह पर साई स्क्वायर का मान क्या हो? मैक्सिमम हो, उस जगह इलेक्ट्रॉन पाने का चांस मैक्सिमम होता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बात करते हैं। एंड द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा, वो जगह, जिस जगह साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम हो, उस जगह इलेक्ट्रॉन पाने का चांस मैक्सिमम होता है। और उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह का नाम दिया गया है मैक्सिमम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उस जगह को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला बार नाम आया एटॉमिक ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों ओर जिस जगह में साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम हो, उस जगह में इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस मैक्सिमम होता है। और उस जगह का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। और एक क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या नाम है इसका? एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट पढ़ चुके हैं, KLMN, इससे ये डिफरेंट है। वो क्या था? ऑर्बिट था। और यहां पे ये नया नाम आपके सामने आ रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बोर कहता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये स्कॉडिंजर भाई साहब बोल रहे हैं एक जगह है जहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वहां इलेक्ट्रॉन होगा। उस जगह का नाम हम ऑर्बिट नहीं, क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। बोलिए, समझ में आया? साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस समझ में आया? व्हाट इज साई स्क्वायर? साई स्क्वायर क्या है? वेव फंक्शन का स्क्वायर है। और वेव फंक्शन का स्क्वायर का वैल्यू जहां मैक्सिमम होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस सबसे ज्यादा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का चांस सबसे ज्यादा होगा, उस जगह का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि बोर का ऑर्बिट से डिफरेंट है। वो KLMN नहीं है, ये अलग जगह है। क्लियर है ना? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाएंगे। अब हम मतलब हम लोग ऑर्बिट से आगे बढ़ चुके हैं, ऑर्बिट के अंदर घुस चुके हैं, आप कह सकते हैं। ऑर्बिट के अंदर भी कई जगह हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना अंदर जा चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोले, समझ में आया है? और कुछ बातें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ। देखो बाबू, आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो। आप क्लास 11 में पढ़ते हुए हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप लैप्लेसियन ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां लैप्लेसियन ऑपरेटर आपके लिए नॉर्मल बात होगा। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हमने समझाया, अगर फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाते हुए, वहां पे हमने ये बात बताया था कि वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन हो। क्या ये बात क्लियर था?
कि जिसके पास डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। एक्चुअली नहीं, वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसके पास एक डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं टेंसर ऑफ 1 डिग्री। मतलब जब आप लैप्लासियन ऑपरेटर सॉल्व करने सीख जाएंगे तो आप किसी एक फंक्शन को डिफरेंट डायरेक्शंस में एज्यूम कर पाएंगे, सोच पाएंगे। अभी आपका लेवल 3D तक ही सीमित है, एक्स वाई जेड में ही आप परेशान हैं, और एक्स वाई में ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी शायद, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये क्या है जो आपने पढ़ा अभी, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है, जो किस बेस पे बनाया गया था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस पे बनाया गया था। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहां पर ज्यादा पाया जा सकता है, क्योंकि यू आर नॉट श्योर दैट इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अगर बोर का बात सुने तब तो आप श्योर हैं कि ये जगह पे जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर होगा वहां होगा, लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी। आपको फेल्योर आपने पढ़ लिया, अनसर्टेनिटी शो नहीं कर सकता, उसके बाद आपका स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बाद कब आते हैं, बोर मॉडल के बहुत बाद कब आते हैं, 1926 में ये बातें सामने आई है, तो बहुत रिसेंट है, बहुत पुराना बात नहीं है, तो इसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है, ये बात में सच्चाई ज्यादा है। आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप ये जो हिस्सा पढ़ रहे हैं ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट इससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, वो हम बताने जा रहे हैं, जो आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। क्लियर है कि नहीं है, सुनिएगा। तो यहां लिख दिया द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आपको नहीं करने आता, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा उसका क्या रिजल्ट होगा वो बता रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ नंबर्स, आपको एक सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे जिसे आप क्या कहेंगे जानते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर्स। आपके सिलेबस में क्वांटम नंबर लिख करके चिपका दिया गया है, आपको पढ़ना है। असल में क्वांटम नंबर्स कहां से आया आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटम नंबर कहां से आया, क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। जब स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे 4 नंबर निकल के आता है, सेट ऑफ नंबर्स निकल करके आते हैं। वो 4 नंबर क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर्स। और वो 4 नंबर का एक नाम है, पहला का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल है स्मॉल एल, स्मॉल एन। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल। उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम। एक और है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। एंड दीज 4 आर द सेट ऑफ नंबर्स which are called quantum number and they are the solution of Schrödinger's wave equation. Getting my point? ये कहां से आया, अगर तेरे को पूछे तो तू बता सकता है ना कहां से आया, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से ये 4 चीजें आती है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपके सिलेबस में ये है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से समझ में आएगा सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इस क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको तो समझ में पूरा आ गया होगा, उसके बाद जैसे स्क्रॉडिंगर शुरू किए थे उस वक्त आपको उल्टी आ रहा होगा, तो ये टॉपिक है ही उस तरह का, तो आपको डाइजेस्ट करना चाहिए। हम चाहे तो स्किप कर सकते थे, बट आई एम नॉट स्किपिंग दैट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बात है, विच डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एंड डिफाइनाइट एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर है, किस एनर्जी स्टेट पर है। जो बोर ऑर्बिट के हिसाब से आप पढ़ते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी इतना, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी इतना, आप पढ़ चुके हैं कि बोर का जो थ्योरी था वो लिमिटेड था हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये लिमिटेड नहीं है किसी भी टाइप के एटम्स के लिए, ये वैलिड है। तो किसको मानिएगा आप बताइए जरा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो वहां पर जो एनर्जी लेवल्स थे वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया है। यहां पे आप कितना भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, सच्चाई आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली में कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एनर्जी स्टेट क्या होगा, सही मायने में ये 4 नंबर्स बता पाएगा। क्लियर है कि नहीं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इन एन एटम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द, ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, ओरिएंटेशंस ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बोलने का मतलब अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ये ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो, यहां पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो, इधर भी ढेर सारा ऐसा इलेक्ट्रॉन हो। और ओरिएंटेशन ये कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है, ये सारी बातें जो है डिस्कशन होंगी। और बाय द हेल्प ऑफ दिस 4 नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। इसका शेप क्या होगा,
कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जहां पर रह रहा है, देखो ध्यान से समझो बात को, अगर कई ईंटों को जोड़ के एक घर बनाया जा सकता है तो उस घर को कई टाइप का डिजाइन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, बाय द हेल्प ऑफ ईटा, ब्रिक्स। उसी तरह से अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग अरेंजमेंट दिया जाए तो अलग अलग शेप बनेंगे नहीं, एटम का क्या शेप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वही बात कहा जा रहा है कि उसका शेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सजाया जाए उसके बारे में सारा डिस्कशन होगा। ओरिएंटेशन, वो घूमता कैसा है, चलता कैसा, उसके बारे में डिस्कशन होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा रहने का है ऐसा हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दिस की ऐसा ही है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है तो हम आपके सामने रखे हैं जो कि आगे आप पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। बोलिए समझ में आ गया है? तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर आपके बोर्ड के सिलेबस में है, ढेर सारे क्वेश्चंस इससे पूछा जा सकता है। आप यहां से ये बात लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स कहां से आया? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये 4 नंबर मिले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया है? तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर आज वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमको पता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स दे करके जाएगा ये वीडियो, तो आप बार बार रिपीट करके देखिएगा और इसके बाद जब हम ये पढ़ा देंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि असल में हम कर क्या रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। क्लियर है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।